नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय बताने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यौगिक शब्दों का। एक टर्म आता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द की रचना जो है वो 3 प्रकार से होती है। पहला प्रकार क्या होता है? उपसर्ग। दूसरा प्रकार होता है प्रत्यय और तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है समास। इसका मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम शब्दों की रचना करते हैं तो शब्दों की रचना जो है उसमें जब यौगिक शब्दों की रचना की बात आती है तो यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो हम लोग अभी फिलहाल सीखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, फिर समास का भी लेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें हम लोग समास सीखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग कहते किसको हैं? सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा। उपसर्ग में जो उप शब्द है, उप का अर्थ होता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना। ठीक है। अब उपसर्ग पूछा जा रहा है तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अगर हम इन दोनों को मिला करके परिभाषा बताएं तो परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा इसे अच्छी तरीके से आप समझ लें। परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा होगा किसी शब्द के समीप आकर, लिख दे रहे हैं हम, किसी शब्द के समीप आकर, समीप आकर नया शब्द बनाना। नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग। ठीक है। अब यूपीएसआई में अगर हम देखें तो आपका किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये अब एक चैलेंजिंग हो गया कि भाई उपसर्ग में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अपने आप को। यहां पर दूसरा अगर हम परिभाषा देखें तो क्या हो सकता है भाई दूसरा परिभाषा यहां पर? तो दूसरा परिभाषा ये है कि जो शब्दांश, ठीक है, शब्दांश, शब्दांश का मतलब जो होता है शब्द का अंश। जो शब्दांश शब्दों के, जो शब्दांश शब्दों के पहले आकर जुड़े, जो शब्दांश शब्दों के पहले आकर जुड़े, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? पहले आकर के जुड़े और जुड़कर नए अर्थ वाले, नए अर्थ वाले शब्द का, शब्द का निर्माण करें। ठीक है, नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं? ये कहलाएगा उपसर्ग। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है शब्दांश होते हैं और शब्दों के पहले आकर के जुड़ते हैं। शब्दांश होते हैं और शब्दों के पहले आकर के जुड़ते हैं तो वो आपको उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां पर आपका ये उपसर्ग होगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इसको उदाहरण सहित कैसे होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कौन कौन से शब्द आपके पूछे जाएंगे? संस्कृत से बने उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत से बने उपसर्ग पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया हिंदी से बने उपसर्ग। ठीक है, ये हिंदी से बने उपसर्ग और संस्कृत से बने उपसर्ग।
ये आपका दो पूछा जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। कुछ जगहों पे जो होता है आपका, जैसे अंग्रेजी से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं संस्कृत से बने उपसर्ग, हिंदी से बने उपसर्ग और अंग्रेजी से बने उपसर्ग। ये तीन हम लोग आज के समय में हम लोग सीखेंगे, आज के इस सेक्शन में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कौन सा, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। अब यहां पर आपको हम सबसे पहले ये बताएं कि उपसर्ग कौन कौन सा होगा। उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई उसका अर्थ क्या है, अर्थ, है ना। और फिर बने शब्द, फिर क्या हो जाएगा, बने शब्द। ठीक, उपसर्ग, अर्थ और बने शब्द। जैसे हम लोगों ने कहा अप, क्या कहा, अप। ठीक, ये अप उपसर्ग है। अब अप उपसर्ग जो है वो किससे बना है, संस्कृत से बना है। तो अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, बुरा या हीन, ये होता है। अब इससे इससे बनेगा क्या, कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा अपयश, अपयश। ठीक है, यहां पर ये पहले लग गया, यही तो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर यही देखा था कि इसमें देख रहे जो शब्दांश शब्दों के पहले आकर जुड़े, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमने कहा जो शब्दांश शब्दों के पहले आकर जुड़े और जुड़कर नए अर्थ वाले शब्दों का निर्माण करें, तो वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। अब यहां पर देखिए, यहां पर अप शब्द जुड़ा जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, अब अप जो है वो शब्दांश हो गया, ये अप जो क्या है, ये क्या है, शब्दांश हो गया, और एक इसके साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद एक नया अर्थ बनाता है अपयश। ठीक है, अपयश यानी यश का उल्टा, बुराई मिल जाती है यहां पर। ठीक है, तो एक नए अर्थ बनाता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा बना है, शब्द बना है, ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यहां पर उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, तो अप उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, चलिए दूसरा सीखते हैं। दूसरा जैसे उत, ठीक है, उत का अर्थ क्या होता है, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ, ऊपर। ठीक है, उत का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ या ऊपर। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, इससे जैसा उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष। और उससे क्या बनेगा, उत्तम, उत्तम। इन सब का अर्थ जो होगा क्या होगा, इससे मिला होगा, उत्तम, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब ऊपर उठना। ठीक है, तो ये आपके उपसर्ग बना। और यहां पे कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ, उत इस्तेमाल हुआ। तो उपसर्ग से ये आपके अलग शब्दों का निर्माण हुआ है, और ये अलग शब्द क्या है, उत्कर्ष, उत्तम या उत्पत्ति, इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं, जैसे निस, जैसे निस। ठीक है, निस का क्या अर्थ होता है, निस का अर्थ होता है रहित,
रहित, ठीक है। विपरीत, विपरीत। अब इससे बने शब्द कौन कौन से हैं? बने शब्द यानी इस उपसर्ग से, निस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो बनता है निस्तार, निस्सार, ठीक है। और कौन बनेगा? निश्चल, निश्चल। और क्या बनेगा? निश्चित। ये शब्द किससे बनते हैं? किस उपसर्ग से बनते हैं? निस उपसर्ग से बनते हैं। और देखते हैं प्रति करके। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है उल्टा। दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? सामने, ठीक है। ये दोनों इसके अर्थ होते हैं। अब इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं प्रति से? प्रतिकूल, क्या बन सकता है? प्रतिकूल। दूसरा क्या बनेगा? प्रत्यक्ष, ठीक, प्रत्यक्ष। और क्या बनेगा? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। और क्या बन सकता है? प्रत्येक, ठीक है। तो ये प्रति उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उसका एक अलग अर्थ होगा, एक अलग जो है संरचना होगी। इसमें जो शब्दांश है वो कौन सा शब्दांश है? प्रति शब्दांश है। और प्रति शब्दांश किसी भी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसमें एक अलग अर्थ आता है। इसलिए इस शब्दांश से बने हुए जो नए शब्द बनेंगे वो बिल्कुल अलग अर्थ में होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसमें यह उपसर्ग लगाने से उसमें नए शब्दों का निर्माण हुआ और उस नए शब्दों का यह उदाहरण है। और देख लेते हैं जैसे सु करके, सु शब्द से बना हुआ। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है सु शब्द से कौन कौन से बनते हैं। सु का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा या अधिक, अच्छा या अधिक, ठीक है। जैसे होते हैं सुजन, सुजन, सुगम, सुपात्र, ठीक है, ये बनता है। तो इस तरह से आपने इसमें सीख लिया कि कौन कौन से यहाँ पे बन सकते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। यहां पर अभी क्या था? अभी संस्कृत के उपसर्ग थे। अब यहां पर क्या है? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग से बेहद आसान होते हैं, ठीक है। जैसे अ, अ उपसर्ग से, अ का मतलब होता है, अ का अर्थ होता है अभाव से अर्थ, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? बने शब्द का उदाहरण, ठीक है। तो अ का अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध, अभाव या निषेध। इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे अछूता, अछूता, अथाह, ठीक है। अब यहां पे जो अर्थ होगा अ उपसर्ग का वह अभाव या निषेध में होगा। जैसे अछूता यानी हम छू नहीं सकते, इसका निषेध है। अथाह, अथाह का मतलब जिसमें हम थाह नहीं ले सकते, उसका थाह का अभाव है, था हम नहीं बता सकते। अटल,
अटल, जो चल ना सके, चलने का अभाव है यहाँ पर। तो अर्थ जो होगा उसी अर्थ से संबंधित जो है शब्दांश पूरा अपना प्रकट करता है कि हम अगर शब्दांश लगते हैं तो हम उसके अर्थ में जो परिवर्तन करेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा, और वह अलग तरीके का जो होगा वो उसके अर्थ को लेकर के होगा। दूसरा शब्द देखते हैं, जैसे क। अगर क लग जाए किसी शब्द के पहले, शब्दांश क लगे, तो क का क्या अर्थ होता है? क का मतलब होता है बुरा। अब क का मतलब जानते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे अगर क लगेगा तो उसका अर्थ जो होगा बुरा निकाला जाएगा अथवा हीन शब्द निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा? देखिए, जैसे क से कपूत, ठीक है, कमजोर, तो कमजोर यहां पर जो है लगा, तो ये क्या हो गया आपका? हीन हो गया, यानी कि जोर का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। कचोट, कचोट है ना, कचोट, इस तरह के अर्थ यहां पे आते हैं। अगर कू लग गया, अगर कू लग गया तो कू का क्या अर्थ होगा? अगर कू लग के जो शब्द बनते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका भी अर्थ बुरा से ही लिया जाता है। कैसे लिया जाएगा? जैसे कुचैला, नहीं कहते हैं मैला कुचैला, तो कुचैला शब्द जो बना हुआ है नया, वह किस उपसर्ग से बना है? कू शब्द से बना है। दूसरा अर्थ लेते हैं कू से बनने वाला, कुचक्र, कुचक्र, ठीक है ना, ये बनता है। अब देख लीजिए नी से बनने वाला, नी से बनने वाला कौन सा शब्द होगा? नी का अर्थ होता है कमी। नी से जो भी शब्द बनेगा उसमें कमी दर्शाई होगी, जैसे निगोड़ा, जिसके पास कोई काम धाम ना हो निगोड़ा कहलाता है। निडर, जिसके पास कोई डर ना हो, डर की कमी हो, वो निडर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद निहत्था, निहत्था, जिसके पास कोई हाथ ना हो या कोई हथियार जिसके हाथ में ना हो वो कहलाएगा निहत्था। तो इस तरह से ये आपके हिंदी के उपसर्ग बनते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भर उपसर्ग अगर लगाया जाए, भर, तो भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। भर अगर कहीं लगाते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है वो पूरा से निकलता है। जैसे भर पेट, यानी पेट में पूरा भरा हुआ हो, उसको कहते हैं भर पेट, ठीक है। भरपूर, भरपूर, भरसक, ठीक है। ये सब जो चीज बनेंगी उसमें कौन सा उपसर्ग लगा होगा? भर उपसर्ग लगा होगा। जैसे पर उपसर्ग, पर उपसर्ग अगर लगा हो तो क्या होगा? पर का मतलब होता है दूसरा। अगर हम इसको पर लगा देंगे तो उससे अर्थ जो निकलेगा वो दूसरे का अर्थ निकलेगा। जैसे परलोक, परलोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। यहां पर देखिए आपके एग्जाम में अर्थ नहीं पूछेगा। हम अर्थ क्यों लिख दे रहे हैं? अर्थ इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लग करके उसमें जो परिवर्तन करते हैं उसका एक अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। तो एक अलग जो अर्थ निकलता है, तो जो शब्दांश लगने से अलग अर्थ निकले वो शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। परोपकार, ठीक है, परोपकार हो गया। परहित, परहित। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक और शब्द लें, शब्द क्या? शब्दांश लें, बिन, ठीक है। बिन का मतलब होता है निषेध का। बिन अगर कहीं लग गया तो इसका मतलब वहां पे मनाही है, ठीक है। तो जैसे कैसे मनाही है?
बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, तो बिन ब्याहा मतलब बिना ब्याह के, ब्याह का निषेध है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग लगा है, बिन उपसर्ग लगा है। बिन बादल, बिन बादल, और क्या है, बिन पाए, बिन पाए, पाए मतलब पाया ना हो, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे डू लगा दें अगर, तो कौन सा अर्थ निकलेगा अगर डू लगा देंगे, तो कम या बुरे का अर्थ निकलता है, कम या बुरा। कैसे, दुबला, ठीक है, दुबला। और क्या हो सकता है, दुधारू, दुधारू, ठीक है। और क्या लग सकता है इसमें, दुलारा, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर दुबला तो समझ में आ रहा है, दुबला में कम का अर्थ निकल रहा है, लेकिन दुधारू में क्या अर्थ निकल रहा है, दुधारू में कम का तो अर्थ निकल नहीं, इसमें ज्यादा का अर्थ निकल रहा है। तो दुधारू का यहाँ पर जो है एक गलत अर्थ लगाया गया है, यानी बुरा चीज देखा गया है। दुधारू यानी कि जिसके बहुत सारे दूध पैदा हो। दुलारा अत्यधिक, अत्यधिक दुलार जिसको दिया जाए वो दुलारा। तो ये सब क्या है, एक बुरे अर्थ में निकलते हैं। दुधारू भी, जैसे दुधारू का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा दूध देने, तो बहुत ज्यादा, अब हमें दूध कम की जरूरत है और लेकिन दूध ज्यादा दे रही है, तो क्या होगा, उसके थन से दूध बर्बाद होगा। तो यहाँ पर जो है बुरा अर्थ में लिया गया है। जैसे दुलारा है, अब दुलारा का मतलब हो गया, एक तो होता है दुलार करना, भाई चलो पुचकार लिया, लेकिन एक अत्यधिक दुलार कर लेना, तो अधिक दुलार करना आगे चलकर क्या होता है, बुरा का अर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, जो उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, जो शब्दांश इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, दू इस्तेमाल हुआ है। अब आइए सीख लेते हैं किसके बारे में, अब सीखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में। अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे हमने लिया सब, सब का अर्थ क्या है, और बने शब्द कौन कौन से होंगे। सब का जो अर्थ होता है वो होता है अधीन, यानी उसके नीचे, अधीन। उससे कौन सा शब्द बनेगा, जैसे सब जज या सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, ठीक है, सब स्टेशन मास्टर, ठीक है। इस तरह के जो शब्द बनेंगे, शब्दांश सब लगने से उसका अर्थ होता है अधीन, यानी यह किसी न किसी के अधीन है। इसलिए यहां पर क्या है, सब जो है वो क्या है, आपका उपसर्ग है। तो सब उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं उनका अर्थ अलग हो जाता है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हेड, हेड, हेड का अर्थ क्या होता है, हेड का अर्थ होता है, जब हम लगा देंगे हेड तो उसका अर्थ हो जाएगा मुख्य। अब जैसे हेड मास्टर, हेड मास्टर, तो हेड मास्टर में उपसर्ग कौन सा लगा है, हेड, लेकिन हेड लग जाने से इसका अर्थ बदल जाएगा। हेड मास्टर मतलब जो मास्टरों में सर्वश्रेष्ठ हो, यानी आप समझ रहे हैं, प्रधानाचार्य। हेड क्लर्क, ठीक है, हेड नर्स,
इस तरह के जो शब्द बनते हैं हेड शब्दांश लगा करके, तो उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा, और अर्थ अलग होने के साथ साथ जो है इसमें आपका जो बने शब्द हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो वो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। कहाँ? आपके लिए हमने, आप चूंकि पेड में जुड़े हुए हैं, हमसे पेड बैचेस में जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो फिर आप हमसे कैसे संपर्क करेंगे? तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, जीएस विथ दिनेश सर। तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और उस ग्रुप से जुड़ने के बाद आप बताएंगे कि हमने इस बैच का ये क्लास खरीदा है और हमें इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, आप हमें बता दीजिए, तो हम आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है? तो इसके साथ साथ उस ग्रुप में और भी टीचर ऐड हैं, तो आप उस ग्रुप में जैसे ही अपना जो भी दिक्कत है अगर डालते हैं तो आपको वहाँ पे तत्काल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उदाहरण करते हैं, जैसे जनरल, जनरल अगर लग जाएगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? प्रधान। अब बने शब्द कौन कौन से हैं? जनरल लगा करके कौन कौन से शब्द बनते हैं? जनरल मैनेजर, मैनेजर तो प्रधान है ही है, लेकिन जनरल मैनेजर मतलब उससे भी ऊंचा, सभी मैनेजरों का प्रधान, जनरल मैनेजर। ठीक? जनरल सेक्रेटरी, जनरल कमेटी, जनरल ऑफिसर। इस तरह के जो भी शब्द बनेंगे तो आप तुरंत इसमें जान सकते हैं कि शब्दांश कौन सा लगा होगा, और जो शब्दांश लगा है वही आपका उपसर्ग होगा। जैसे जनरल कमेटी में शब्दांश क्या है? जनरल है, तो जनरल ही उपसर्ग है, तो यहाँ पर जनरल उपसर्ग से इतने तरह के शब्द बनते हैं। और भी आप प्रैक्टिस करिएगा और भी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई है? अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चनायर कर लेते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है या जो संभावना व्यक्त करते हैं कि पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं पहले से कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है? क्लियर है आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपका यूपीएसआई का ही आया हुआ है। जैसे निर्वाह में कौन सा उपसर्ग, समझ में आ रहा है ना? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है, नी। ऑप्शन नंबर 2 नी है। ऑप्शन नंबर 3 निर। ऑप्शन नंबर 4 निरी। ठीक है? तो यहाँ पे निर्वाह, निर्वाह जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही जो है आपका निर्वाह जो है वो सही उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। बेइंसाफी कौन सा उपसर्ग है?
ऑप्शन नंबर 1 बे, ऑप्शन नंबर 2 इन, ऑप्शन नंबर 3 बेई, ऑप्शन नंबर 4 बेइन। ठीक है, अब आपको बेइंसाफी, ये आपका कौन सा है, ये आपका जो है ये अरबी फारसी में आता है, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर जो सही अर्थ होगा, जो सही अर्थ होगा उपसर्ग के मामले में वो आपका होगा बे। तो बे जो है आपका सही उपसर्ग है जो बेइंसाफी में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान आपको देना है। ठीक है ना, ये आपका बेइंसाफी जो है, बेइंसाफी में जो बे है केवल वही आपका क्या है, उपसर्ग है। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अपवाद, तीन जो है वो क्या है, प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4 ओढ़ना। इसमें बता रहा है कि कौन उपसर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन उपसर्ग नहीं है। बता पाएंगे इसमें से कोई भी बच्चा कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है यहाँ पे ओढ़ना जो वाला शब्द है वो उपसर्ग नहीं है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें प्र लगा है, इसमें अ लगा है, इसमें पर प लगा है। ठीक है, पर लगा है तो पराजय हो गया। समझ में आ रहा है ना? उपसर्ग में का मतलब होता है कि अगर हम पर लगा देते हैं तो जो हमारे शब्द, नए शब्द का निर्माण होगा वो बिल्कुल अलग अर्थ हो। अब ओढ़ना क्यों नहीं उपसर्ग है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, ओ अलग करेंगे, ढना अलग करेंगे, है ना। तो अगर ओ लगा देते हैं तो क्या ढना का अलग अर्थ हो जाएगा? तो भाई ढना का अर्थ ही कंफर्म नहीं हो रहा है, तो ढना का नया शब्द क्या बनेगा? इसलिए ओढ़ना जो है, ओढ़ना जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसमें उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आपको यकीन हो जाए कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगले प्रश्न पर देखा जाए। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 सम, ऑप्शन नंबर 2 सन, ऑप्शन नंबर 3 सम्स, ठीक। ये चार आपके शब्दांश हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से शब्दांश का प्रयोग संस्कार में हुआ है। तो सम संस्कार होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही अर्थ हुआ वो क्या है, सम। तो यहाँ पर सम उपसर्ग का निर्माण जो है संस्कार के लिए इस्तेमाल किया गया है कि संस्कार शब्द का निर्माण हो जाए। तो उसमें किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है? सम के उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयार है ना?
पूछ लें हम। चलिए, प्रश्न है, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा इसमें, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि, पारि, परी, और चौथा जो है वो है पर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहां पर जो है साफ साफ दिख रहा है कि पर जो है, यहाँ पे क्या साफ साफ दिख रहा है, जो पर है वही उपसर्ग है। तो यहाँ पर पारी अगर लगाते हैं तो पारिजन हो जाएगा, परिजन हो जाएगा, परजन हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सटीक नहीं है। सटीक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर उससे अर्थ नहीं निकल पा रहा है। देखिए, ऐसा शब्दांश जिसको लगा देने से उसका एकदम एक्यूरेटली, एकदम निश्चित रूप से उसका अर्थ निकल जाए, लेकिन वो अर्थ उसके शब्दांश से अलग हो। तो यहाँ पे परि का क्या मतलब होता है? आसपास, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ। तो यहाँ पर इसलिए ये परि जो है यहाँ पर उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। परामर्श में किस उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, परामर्श में किस उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है? पहला परा, दूसरा परि, तीसरा पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही शब्दांश होगा वो परा। परा का अर्थ होता है, अगर हम देखें तो पीछे। तो परामर्श का मतलब होता है कि सलाह देना, तो उसमें जो अर्थ होगा वो क्या होगा? पीछे, यानी आप सलाह देंगे उसके बाद आप कोई काम करेंगे, तो इसका मतलब है आपका उल्टा चल रहा है, यहाँ पर पीछे चल रहा है। परामर्श के बाद, तो परामर्श के बाद का मतलब ही यही हो गया कि पहले परामर्श होगा आपका, उसके बाद कार्य होगा। इसका मतलब है कि पीछे सारा कार्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पर परा शब्द लगा करके, परा शब्दांश लगा करके, यानी परा उपसर्ग लगा करके परामर्श जैसे नए शब्द का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द उन ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द उन उपसर्ग लगाकर बना है। ठीक है, उन उपसर्ग लगाकर बना है। यहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है 59, दूसरा है उन लगा है, ठीक है, 29, तीसरा है 39, चौथा है सभी। ठीक है, अब आपको बताना है कि उन उपसर्ग लगाकर कौन कौन से
नए शब्द बने हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 59 भी सही है, 29 भी सही है और 39 भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना आसान है उपसर्ग बनाना। फिर भी हम कह रहे हैं अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है ना, आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम, जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में आप हमसे जुड़ जाइए। उस ग्रुप का नाम है जीएस विथ दिनेश सर। ठीक है, क्या नाम है? जीएस विथ दिनेश सर। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने सभी क्वेरी को शांत कर सकते हैं, सभी क्वेरी पूछ सकते हैं। इनकेस देखिए वीडियो तो आपको मिल गया, अब वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो कहाँ पूछने जाएंगे, इसलिए हमने ये आपको पूरा प्रोग्राम बताया है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे बने रहिए। कहीं भी कोई पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत आ रही है तो हमसे आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, अभी तो हमने आपको बताया उपसर्ग, अब हम आपको बताएंगे प्रत्यय। ठीक है, ओके, थैंक यू।